हेलो एवरीवन। आज की मूवी शुरू करने से पहले मैं हमारे सब सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हाल ही में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की मूवी 10वीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। कहानी की शुरुआत होती है गंगाराम चौधरी से, जो कि हरित प्रदेश के सीएम हैं। और यहाँ हमारे सीएम साहब चैलेंज कर रहे हैं बाकी सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स को कि क्या कोई गंगाराम चौधरी से ज्यादा फिट है तो चैलेंज करके दिखाए। तभी वहाँ सीएम साहब के पीए पहुँचते हैं, जो कि एक आईएएस, और साथ ही 2 लोग आते हैं जो कि सीएम साहब से कंप्लेंट करते कि जो नई जमीन थी वहाँ पर मॉल के बजाय बन रहा है एक स्कूल। इसे सुनते ही सीएम साहब बोलते हैं कि बनेगा तो वहाँ मॉल ही, मॉल बनेगा तो पैसा आएगा और स्कूल बनेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और इस जैसे पढ़े लिखे लोग हम जैसे अनपढ़ों के अंदर नौकरी करेंगे। बात खत्म होते ही सब वहाँ से चल देते हैं और आगे होती हैं सीएम साहब की मैडम बिमला देवी, जो सीएम साहब की आरती उतारती हैं और धीमी सी आवाज में पूछती हैं क्या रात का खाना घर पे खाएंगे। तभी सीएम साहब बोलते हैं कि थोड़ा ऊंची आवाज में बात किया कर बिम्मो, तू सीएम की बीवी है। यहाँ बिम्मो जी बहुत ही सीधी सादी और सिंपल सी लेडी दिखाई गई है। जैसे ही सीएम बाहर निकलते हैं, बाहर लग रहे हैं सीएम के जय जयकार के नारे, जिससे हमें ये पता लगता है कि सीएम पब्लिक में बहुत ही फेमस है। और वहाँ से वो चल देते हैं अब सेशन कोर्ट की तरफ, जहाँ पर हमारे सीएम के ऊपर चल रहे हैं लगभग हर तरह के केस। मगर आज सुनवाई है टीचरों की भर्ती के स्कैम की। रास्ते में जाते हुए सीएम के पीए बोलते हैं कि एक नई महिला ऑफिसर आई है जो कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान कर रही है। तभी सीएम जी बोलते हैं तो आप तबादला करा दीजिए इसका। अब जैसे ही सीएम पहुंचते हैं कोर्ट में तो जज साहब के साथ साथ पूरा कोर्ट वेट कर रहा होता है उनका। और तभी जज साहब लगभग सारी धाराएं गिरा देते हैं जो कि लगी हुई हैं अब सीएम साहब पर, और एक कमेटी नियुक्त की जाती है जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। और तब तक के लिए सीएम साहब को रहना होगा ऑफिशियल कस्टडी में। अब यहाँ से सीएम साहब सीधे पहुँचते हैं जेल। जाने से पहले वो अपनी गद्दी पर बिठा जाते हैं अपनी बीवी बिम्मो को। अब जेल में छोड़ने के लिए भी सीएम साहब को बहुत जनता आई हुई है और वहाँ जेलर से मिलते हैं जिनका नाम है सतपाल सिंह तोमर, जो कि अपने आप को सीएम का भक्त बताते हैं और कहते हैं उन्हें पुलिस की नौकरी भी सीएम साहब की वजह से ही मिली है। अब सीएम साहब के लिए स्पेशल खुलता है बड़े वाला गेट, क्योंकि सीएम साहब कहते हैं ये चौधरी की पगड़ी है, ये झुकेगी कोनी, तो बड़ा गेट खुलवाया जाए। और अंदर जाके भी उन्हें मिलता है बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि अब सतपाल जी उन्हें अपने वाला रूम दे देते हैं रहने के लिए और साथ ही देते हैं 2 रिमोट, एक टीवी का और दूसरा मोबाइल फोन वाला, जिससे कि वो वहाँ बैठे भी अपनी सरकार चला सके। और दूसरी तरफ चल रहा है बिमला देवी जी का शपथ ग्रहण प्रोग्राम, जहाँ उनसे शपथ अच्छे से पढ़ी भी नहीं जा रही और सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब सीएम साहब से मिलते हैं जेल के कुछ कैदी। सबसे पहले मिलता है उनसे घंटी। जुर्म पूछने पे पता चलता है कि उसने लगभग 4500 साइकिलें चुराई थी, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई और उसका नाम घंटी डाल दिया गया। अब घंटी मिलवाता है उन्हें प्रेम से, जिसके ऊपर झूठा केस डाल दिया गया क्योंकि वो चौधरी साहब की ही जात की एक लड़की से प्यार कर बैठा था, जिस पर चौधरी जी बोलते हैं अब तो तू भाई मरेगा ही। आगे जाके वो मिलते हैं इनामदार से, जो कि एक सिविल इंजीनियर था और काफी ईमानदार भी, बट उसके दोस्तों ने उसे फंसा दिया। अब नेक्स्ट सीन में आ जाते हैं सीएम जी अपने कमरे में, जहाँ पे वो वीडियो कॉल पर सिखाते हैं अपनी बीवी को पॉलिटिक्स के कुछ दाव पेच। तभी वहाँ थाने की इंचार्ज बन के आती है एक आईपीएस लेडी ऑफिसर, जिनका नाम है ज्योति देसवाल, जिस पे सतपाल आके अब सीएम जी से कहता है कि आप जल्दी 15 मिनट में रेडी होकर ग्राउंड में आ जाइए, क्योंकि आज होगी हाजिरी आईपीएस ऑफिसर के सामने। यहाँ पर ज्योति मैडम काफी ही स्ट्रिक्ट दिखाई गई है। तभी जब उनसे कोई मजाक करने की कोशिश करता है तो वो उनको हड़का देती हैं। और जैसे ही सीएम साहब टहलते वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनसे लेट होने का रीजन पूछती हैं, जिस पर सीएम जी थोड़ा अपना रोब जमाने की कोशिश करते हैं, जिस पे ऑफिसर उनको एकदम ठंडा कर देती है। आज उनका पहला दिन होता है तो वो कहती हैं कि आज वो खाना सबके साथ मेस में ही खाएंगी। अब जैसे ही खाना परोसा जाता है सीएम को, अब सीएम वो थाली फेंक देते हैं और कहते हैं इससे ज्यादा अच्छा खाना तो उनके घर जानवरों को मिलता है, जिस पर ऑफिसर उठ के आती हैं और कहती हैं कि उनके इतने नखरे क्यों हैं, और साथ ही अटेंडेंस रजिस्टर मंगाती हैं, जिसे देख के वो कहती हैं कि आपको आए हुए तो 1 महीना हो गया, तो अभी तक आपको इस खाने की आदत नहीं पड़ी क्या? क्योंकि अभी तक तो उनको कमरे में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था और बढ़िया खाना भी। वो अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करवाती हैं सीएम साहब की, और वो साइन देख
के कहती है यही साइन मेरे तबादले वाले ऑर्डर्स पर भी थे। अब वो 5 लाइनें और एक बिंदु वाला साइन देख के पूछती हैं सीएम साहब से उनकी क्वालिफिकेशन, जिस पर सीएम शर्मिंदा होके बोलते हैं कि वो 8वीं पास हैं। तभी जेलर साहब से बोलती हैं क्या क्या काम है हमारे पास 8वीं पास के लिए, जिस पर जेलर साहब कहते हैं कि वो कपड़े धो सकते हैं, गार्डन में काम कर सकते हैं या बाथरूम भी साफ कर सकते हैं। जिस पर सीएम साहब बिल्कुल तिलमिला उठते हैं और कहते हैं और अपनी कुर्सी की पावर के बारे में बोलते हैं, जिसे सुन के ज्योति अब बोलती है कि इनको अपनी कुर्सी से बहुत लगाव है, तो क्यों ना इनको कुर्सी बनाने वाला काम दे दिया जाए, और उन्हें भेज दिया जाता है कुर्सी बनाने के लिए। अब क्योंकि ज्योति इतनी स्ट्रिक्ट है तो सीएम को भी रहना पड़ता है नॉर्मल वाली जेल में। अब सीएम साहब वेट कर रहे हैं अपनी बीवी बिम्बो के आने का। नेक्स्ट डे जब बीवी आती है, यहाँ बिम्बो जी के रंग ढंग बिल्कुल बदले होते हैं। वो एक सुंदर सी साड़ी, हाथ में हैंडबैग और साथ में पिए लेकर वहाँ पहुँचती हैं। और जब गंगाराम ज्योति का तबादला कराने के लिए बोलते हैं तो बिमला देवी बोलती हैं कि इससे पब्लिक में गलत मैसेज जाएगा, और कहती हैं मैं आपके फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकती। अब यहाँ बिमला देवी ने स्वाद चख लिया है पावर एंड पॉलिटिक्स का, जिसकी वजह से अब वो चाहती नहीं कि गंगाराम वापस आके अपनी गद्दी संभाले। हाँ, जब बात नहीं बनती तो काम से बचने के लिए गंगाराम बहाना करते हैं कि उनके पेट में बहुत दर्द हो रही है। जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना है तो अगली बार लीवर का बहाना कीजिएगा। गंगाराम की कुर्सी बनाते हुए की फोटो सतपाल खींच लेते हैं। वो फोटो होती है वायरल और बनते हैं खूब सारे मीम्स। वहीं ज्योति को सब पता है ये सब बहाने हैं काम से बचने के लिए। तभी गंगाराम को ये भी पता चलता है कि अगर काम से बचना है तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ और लोग भी अपनी पढ़ाई के लिए रोज लाइब्रेरी जाते हैं। अब गंगाराम पहुँचते हैं ज्योति के पास और कहते हैं कि शिक्षा उसका अधिकार है और उन्हें भी पढ़ना है, जिसे सुन के ज्योति को फिर लगता है कि ये एक और तरकीब है काम ना करने की। मगर गंगाराम जैसे तैसे करके अब पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी, जहाँ के इंचार्ज का नाम कैदियों ने रखा हुआ है रायबरेली। अब गंगाराम जी को दिखाई जाती है 10वीं की बुक्स। जैसे ही वो पहली हिस्ट्री की बुक उठाते हैं, साथ ही उनको आ जाती है प्यारी सी नींद और वो टेबल पर चढ़कर सो जाते हैं। और तभी पहुंचती हैं वहाँ ज्योति मैडम, जो कि अब उनको खूब खरी खोटी सुनाती हैं। अब नेक्स्ट डे आती हैं बिमला देवी गंगाराम जी से मिलने और साथ ही कहती हैं कि आप अगर दिमाग का या डिप्रेशन का कोई बहाना लगाएंगे तो आपको किसी बढ़िया से हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। जिसको सुनते ही गंगाराम कुछ अटपटी हरकतें करने शुरू हो जाता है। कभी कहता है साइमन गो बैक, कभी कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसकी वजह से उसको ले जाया जाता है अब डॉक्टर के पास। वहाँ जाके भी गंगा जी ऐसी बातें ही कर रहे होते हैं। तभी आती हैं वहाँ ज्योति मैडम और वो कुछ आंकड़े गिनाना शुरू करती हैं कि पिछली फोटो में आप सिर्फ इतने अंकों से ही वोटें जीते थे, जिस पर गंगाराम उसको ठीक करते हुए बोलते हैं नहीं, वो 4000 नहीं 40,000 था। और वही हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। इसे देख के अब ज्योति को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अब गंगा को बोल देती है जाहिल गवार। ज्योति के मुंह से जाहिल गवार सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आता है और साथ ही आ जाता है माइनर हार्ट अटैक भी, जिसे बचाने के लिए ज्योति ही उसे सीपीआर देती है। सीपीआर मतलब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। और जैसे ही ये बात पता लगती है बिमला देवी को, वो नेक्स्ट डे ही देखने पहुंचती है गंगाराम को और खूब खरी खोटी सुनाती है। साथ ही कहती है तुम्हें ठीक तो होना ही था, क्योंकि तुम्हें चुम्मा चाटी करने का जो मौका मिल गया था। इसे सुन के गंगाराम थोड़ा सा कुछ फुसफुसाते हैं। तभी बिमला देवी बोलती है ऊंचा बोला करो, तुम सीएम के हस्बैंड हो। ये सुनते ही ज्योति की हंसी छूट जाती है और जाते जाते ज्योति गंगाराम को कहती है जल्दी से ठीक हो जाओ और कुर्सी बनाने में लग जाओ। जिसे सुन के गंगाराम कहता है अब मैं कुर्सियाँ बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, अब मेरी हट है, अब मैं 10वीं पास करके ही दिखाऊंगा, वरना मैं सीएम की कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगा। और ये बात हो जाती है अब मीडिया में लीक। और जैसे ही ये बात पता लगती है बिमला देवी को, अब वो ये चाहती हैं कि किसी तरह गंगाराम की 10वीं क्लियर ना हो और बिमला देवी को ये कुर्सी ना छोड़नी पड़े। नेक्स्ट डे अब गंगाराम पहुंचते हैं घंटी के पास और उससे बोलते हैं तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, तो तुम ही मुझे आज से मैथ सिखाओगे। और तभी घंटी की मैथ क्लासेस हो जाती हैं शुरू। बट गंगाराम को कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता, तो घंटी उनको बोलता है क्यों ना हम प्रोबेबिलिटी शुरू करें। और अब वो गणित सिखाना शुरू करता है पॉलिटिक्स के साथ कोरिलेट करके, जो कि बहुत तुरंत गंगाराम को समझ आ जाता है। अब आती है साइंस की बारी। साइंस सिखाने के लिए अब जाते हैं वो इनामदार के पास। इनामदार भी गंगाराम को सिखाने की कोशिश करता है,
पॉलिटिक्स की मदद से। और इसी तरह गंगाराम को साइंस भी समझ आनी शुरू हो जाती है और इंग्लिश में मदद ली जाती है मिस्टर रायबरेली की। अब आ जाती है हिंदी की बात। हिंदी देखते ही गंगाराम के सामने मानो सारे अक्षर नाचने लग जाते हों, तो उसे लगता है कि उसे तारे जमीन वाली डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम है, जिसे सुनकर इनामदार कहता है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं होती, वो सब के लिए होती है। अब घंटी आइडिया देता है कि क्यों ना प्रेम के पास चलें, उससे हिंदी सीखी जाए। जैसे ही प्रेम के पास पहुंचते हैं तो पता लगता है उसे तो आज जमानत मिल गई है, बट वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसकी प्रेमिका के भाई उसे बाहर निकलते ही मरवा देंगे। तो इसमें अब ज्योति मांगती है मदद गंगाराम से और कहती है आप कुछ ऐसा करके इन दोनों की शादी करवा दो इसी थाने में। और इसे पूरा करने में गंगाराम चौधरी हो जाते हैं सफल भी। जहाँ प्रेमिका के भाई मुंह लटकाए खड़े रहते हैं, बाकी सारा थाना खूब खुशी मनाता है उनकी शादी पर। अब कुछ दिन बाद बिमला देवी आती है फिर से मिलने गंगाराम से, जहाँ गंगाराम उन्हें बताते हैं कि उन्हें ना तो मातृभाषा हिंदी समझ आ रही है और थोड़ी दिक्कत साइंस में भी आ रही है, जिसके चलते वो पहुँचता है ज्योति मैडम के पास। अब ज्योति मैडम है उसकी हिंदी की नई टीचर, जिनकी मदद से वो अच्छी खासी हिंदी सीख भी जाता है। अब जब थोड़ा हिंदी में ठीक होता है तभी पता चलता है कि इनामदार की बेल हो गई है और वो बेल किसी और ने नहीं उनकी ही बीवी ने करवाई है। ये सुनते ही अब गंगाराम को आता है बहुत ही गुस्सा और वो करता है बिमला देवी को फोन और इनामदार की बेल का रीजन पूछता है, जिस पर बिमला देवी टाल मटोल करती है और कहती है अब तुम अपना सोचो आगे का। अब यहाँ गंगाराम को ये बात तो समझ आ गई है कि ये सब खेल पावर का है और अब उसकी ही बीवी नहीं चाहती कि वो 10वीं में पास हो और आके दोबारा सत्ता संभाले। उसे परेशान देखकर ज्योति कहती है मैं तुम्हें हिंदी और साइंस दोनों पढ़ाऊंगी। अब दूसरी तरफ गंगाराम का नाम हो जाता है साफ कि वो किसी भी घोटाले में शामिल नहीं था, जबकि उसके पीए और उनके ही मिनिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। अब गंगाराम का पीए गुहार लगाता है बिमला देवी से और कहता है किसी तरह इस बार मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए। मौके का फायदा उठा के बिमला देवी हिंदी का पेपर रखवा देती है पहले नंबर पर और जैसे ही अपडेट शीट मिलती है गंगाराम को, उसके पसीने छूट जाते हैं और साथ ही उसे बुखार होना शुरू हो जाता है। अब आती है इम्तिहान की घड़ी। इम्तिहान में जाने से पहले ज्योति आती है दही शक्कर खिलाने अब गंगाराम को और गंगाराम वहीं एग्जाम देने जाने से पहले ज्योति के पैर छू के निकलता है क्योंकि ज्योति उसकी गुरु थी। एग्जाम देके आता है तो थोड़ा परेशान होता है और साथ ही मीडिया में खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि गंगाराम का पेपर गया नहीं कुछ खास, जिसे सुन के ज्योति अब उसको हौसला देती है और कहती है ये ऑपोजिशन की चाल है, तुम्हें अपने हौसले पर बुलंद रहना है और सारे एग्जाम्स बहुत बखूबी देने हैं। एक एक करके सारे पेपर हो जाते हैं अच्छे से। अब गंगाराम को पता चलता है कि उसकी बेल तो पहले ही हो गई थी, लेकिन उसे जाने नहीं दिया ज्योति मैडम ने, ये सोच के कि वो अपने एग्जाम अच्छे से दे सके। दूसरी तरफ बिमला देवी बहुत ही परेशान है क्योंकि वो अब सत्ता से हटना नहीं चाहती, जिसके चलते वो एक मीटिंग बुलाती है। सारे मिनिस्टर उसकी ही मीटिंग में होते हैं, जिसकी वजह से गंगाराम को रिसीव करने सिर्फ उसका भाई ही पहुँचता है। वहाँ से सीधा गंगाराम पहुँचता है मीटिंग में और कहता है किसी भी करप्ट मिनिस्टर को आप पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। मगर अब यहाँ बिमला देवी ही अपनी सीएम वाली कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं तैयार। ऐसा सुनते ही वो सब मिनिस्टर से पूछता है कौन है गंगाराम की तरफ। कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता तो वो वहाँ से चला जाता है और ऑपोजिशन के साथ जाके हाथ मिला लेता है और अपनी पार्टी का चिन्ह रखता है कॉपी और पेंसिल। साथ ही ये भी बोलता है कि अगर वो सत्ता में आए तो सब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। एक्जिट पोल के नतीजे आने शुरू होते हैं, तभी बिमला देवी लीड कर रही होती है। अब 3 तारीख को आने होते हैं रिजल्ट्स, इलेक्शंस के भी और 10th के भी। न्यूज देख के उसे पता चलता है कि बिमला देवी वोटों में आगे चल रही है। तभी वो कार लेके निकलता है जेल की तरफ और वहाँ जाके देखता है सबसे पहले अपना रिजल्ट और यहाँ वो पास हो गया होता है 57% के साथ, जिसे देखकर उसकी आंखों में भी और ज्योति मैडम की आंखों में भी खूब आंसू आ जाते हैं। और जाते जाते वो बोलता है एग्जिट पोल में वो कभी नहीं जीतता, मगर फाइनल रिजल्ट में वो हमेशा बाजी मारता है। और साथ ही देता है ज्योति को एक लेटर जिसमें लिखा होता है धन्यवाद और गुरु दक्षिणा के तौर पर एक खुद बनाई हुई कुर्सी भेंट करके जाता है। अब इलेक्शंस के भी रिजल्ट आ जाते हैं और गंगाराम की पार्टी जीत जाती है। जैसे ही बिमला देवी की हार की बात बाहर आती है, बिमला देवी पहुंच जाती है गंगाराम के पास, जिसे देख के गंगाराम बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये पावर है ही ऐसी चीज, और उसका साथ निभाने की बात करता है। अब जीत के बाद जैसे ही सब पहुंचते हैं पब्लिक के बीच में और साथ वाला मिनिस्टर बोलने लगता है कि गंगाराम होंगे हमारे न्यू सीएम, तभी गंगाराम बोलता है नहीं,
वो नए मिनिस्टर को बनाता है वहाँ का सीएम और खुद शपथ लेता है एजुकेशन मिनिस्टर की। और यही हो जाता है हमारी मूवी का दी एंड। कहानी में ये बाखूबी दिखाया गया है कि शिक्षा से इंसान कितना बदल जाता है और अब यही बदलाव वो लाना चाहता है बाकी की सोसाइटी में भी। आशा करती हूँ ये बदलाव वाली मूवी आपको भी पसंद आई होगी। इसी के साथ चलती हूँ और जल्द मिलूंगी नई मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।